सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम परिचर्चा करेंगे कि एस्टेट आखिरकार पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यों नहीं होता। एस्टेट का रिजल्ट बहुत कम, लगभग 10% के आसपास क्यों रहता है। क्या 90% विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। फिर भी क्या कारण है, खोजेंगे। चूंकि मैं जो आपको प्रूव करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, वो संस्कृत के माध्यम से या संस्कृत के पेपर को करूंगा। बाकी एस्टेट के जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि कारण क्या कहाँ होता है और गड़बड़ कहाँ रहती है। चलिए देखिए विद्यार्थियों, आपके जो काम की 3 चीजें हैं, नंबर 1 अध्यापक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। चौथा इसमें परीक्षा। परीक्षा कैसी होगी, कब होगी, कहां होगी, ये आपके अपने हाथ में नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये 3 चीजें आपके टेस्ट को सफल असफल बनाने में बिल्कुल भूमिका निभाती है। एक एक करके परिचर्चा कर लेते हैं। विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है, सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं फिक्स है या नहीं है। मान लिया सपोज करो जैसे एस्टेट है, फिक्स है, तो क्या जो सिलेबस फिक्स है केवल उसी में से किया जाना चाहिए? क्या उसके एक्स्ट्रा भी कुछ करना, अतिरिक्त भी करना होता है? अतिरिक्त भी करना होता है, और जितना सिलेबस लगा वो भी करना होता है। उसका कारण बता देता हूं। जैसे आपके उसमें अलंकार लग गए, आपने अलंकार पूरे पूरे कर लिए, अलंकार आपने पूरे पूरे कर लिए, परंतु आपके सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम भी लगा हुआ है। तो क्या पेपर बनाने वाले को अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई श्लोक उठाकर उसमें से अलंकार और छंद पूछने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वो पूछेगा जो आपके सिलेबस में लगे, वो तो कहीं से पूछ सकता है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा तो उसमें शब्द रूप भी पढ़े होंगे, छंद भी पढ़ा होगा, श्लोक पढ़ा तो छंद का ज्ञान होना चाहिए, अलंकार का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए वो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। वो इन चीजों में से वो कोई भी चीज निकाल लेता है, ठीक है। तो विषय वस्तु जो आपकी है वो आपको बिल्कुल गहराई से और संपूर्णता के साथ पढ़नी होती है। नंबर 2, अब इस विषय वस्तु को जब आप पढ़ने बैठते हो तो इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो आती है आपकी किताबें, पुस्तकें, और नंबर 2 आता है आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड जो आपका कोर्स है। अब इन दोनों बातों का बड़े ध्यान से, इत्मीनान से समझ लीजिए। मान लिया कोई पुस्तक 2018 में बनी है और कोई रिकॉर्डेड कोर्स है वो 2022 का है, तो क्या रिकॉर्डेड कोर्स अपने आप अपग्रेड हो जाता है? नहीं होगा। क्या पुस्तक अपने आप नया संस्करण आ जाता है? नहीं आता। आपके पास जो पुस्तक है वो पढ़ रहे हो। तो इन दोनों में अपग्रेडेशन की गुंजाइश नहीं। और जो आपका पेपर आता है हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद उसमें नई चीज आ जाती है। मैं एक उदाहरण से बताऊंगा और फिर ये दोनों आपके लिए कैसे निरर्थक हो जाती है। मतलब निरर्थक नहीं कह सकते आप उसको, पर वो जो टेस्ट पास कराने वाला मादा वहां तक नहीं पहुंचा पाती, तो उसमें कैसे वो बात नहीं बन पाती। देखो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी भी देखना चाहिए तो उसको देखिए और समझिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। जैसे पहले एक जमाना था, ये पूछ लेते थे संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र, इतना पूछ लिया उन्होंने, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र। तो हम 4 ऑप्शन में से छांट लेते थे, हलो अनंतरः संयोग, हलो अनंतरः संयोग, ऐसे छांट लेते। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक जमाना था कि हमें के लिए सूत्र पता होना चाहिए था बस, और उतना ही पढ़ते थे हम, हमें पता है जी संयोग संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। फिर दूसरी बार जो आया, और ये हमने पहले ही बता दिया था कि अब की बार ऐसे आएगी, और बिल्कुल सेम वही उदाहरण बाई चांस उन्होंने उठाया। जैसे आज भी अव्यवहित
अजभिर अव्यवहिता हल है, बल्कि अव्यवहिता हल है, संयोग संज्ञा शिव। अब ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, ये कहता अज भी, ये अच का तृतीय का बहुवचन है और यहां पर अव्यवहित है। व्यवहित होता है व्यवधान से युक्त और अव्यवहित होता है व्यवधान से रहित। अजभिर अव्यवहित हल है। अब ये हल जो होता है ये प्रथमा का बहुवचन हल है, क्योंकि हल है ना, हल हलो हल है। अब अव्यवहित ये अव्यवहित, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का नॉलेज था। तो अजबिर अव्यवहित हल है। अब यह खालिस्तान दे के पूछने लग गया, बताइए अजबिर अव्यवहित। आप कई स्टूडेंट्स भाई ये तो नहीं हमने पढ़ा, अब ये कौन बताएगा आपको? क्या पेपर दे के सीखोगे कि हाँ इस तरीके का? जब अगला पेपर दोगे तो और अपग्रेडेशन मिलेगा, तब फिर उससे सीखोगे, फिर अगला पेपर दोगे, तो ऐसे तो कभी भी पास नहीं होगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल पहले ही यदि कोई बताने वाला हो तो आपका टेस्ट पास हो सकता है। अब वो बताने वाला कौन होगा? वो केवल और केवल आपका बहुत बढ़िया अनुभवी अध्यापक बता सकता है। मैं वही बता रहा था, वो 2022 की रिकॉर्डेड क्लास नहीं बता सकती आपको, 2018 की पुस्तक वो नहीं बता सकते आपको कि वो पेपर किस तरीके से। पुस्तक में तो सब लिखा हुआ है, आप संपूर्णता से तैयारी थोड़ी करते, आप उतना ही तो तैयार करते हो कि जितना आ जाए हम पास हो जाए। तो यहां पर अजमेर अव्यवहित हल संयोग से। अब तीसरा अपग्रेडेशन क्या आ गया इसमें, उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया, अजभिर व्यवहित हल संयोग संज्ञा से। अब यहां पर ये अजबिर, ये र ऊपर आ गया, तो इसका मतलब जो विसर्ग को र हुआ उसमें अ जुड़ा, ये अव्यवहित है, अव्यवहित अव्यवहित, और ये व्यवहित है। अब ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया एक दूसरे का। भाई अचों के व्यवधान से युक्त, क्योंकि अ तो है ही नहीं इसमें, और ये अचों के व्यवधान से रहित है। जिस व्यंजन के अंदर अचों का व्यवधान नहीं होता, यानी दो व्यंजनों के बीच यदि स्वर नहीं है तो ऑटोमेटिक पहला आधा हो जाएगा, तो वो संयोग संज्ञा होती है। अब यहां पर, अब जिन्होंने इस तरीके से पूरी बाल की खाल नहीं निकाल रखी थी, अब उसको तो ये भी अजबिर व्यवहित हल है, अजबिर व्यवहित, ये एक जैसे दिखे। कहते जी मंत्र क्या? अरे अंतर यहां पर इस रा का है। कहते जी ये इतना डीप तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो बस हालांकि तो यही पता चल गया, यही बहुत है। अब आपने यहां तक पढ़ लिया, अब अगला पेपर में कैसे निकालेगा? देखो इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। जैसे वो ये कर लेता है, अजभिर व्यवहित या र पूरा कर लेगा यहां पर, अजभिर व्यवहित हल संयोग संज्ञा क्यों। अब आप कहोगे जी हाँ जी बिल्कुल, अब तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, सही है। ये भी विद्यार्थियों सही नहीं है, क्योंकि यहां पर सयु, सयात, सयाताम, सयु, इससे भी पता चलता कि बहुवचन का मामला है, और अजर अव्यवहिता ये एक वचन है, और फिर हल है में बहुवचन है। अब हो सकता है आपको ये भी नॉलेज ना हो कि जो प्रत्याहार बनते हैं वो विसर्ग लग में, बहुवचन में विसर्ग लग जाते हैं उनको। जैसे सरित, सरित शब्द है जो सरित, सरित सरिता है बहुवचन में, तो यहां पर अव्यवहिता ये बनेगा। अब ये शुद्ध है, अब वो इतना भी जाएगा। फिर जो सूत्र है हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोग है, संयोग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हलो अनंतर है कर देंगे, हलो अनंतर है संयोग है, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हलो अनंतर है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप संयोग को मत देखो, ये किसका पर्यायवाची है, ये व्यंजनों का है, ये बहुत सारे व्यंजनों को बताता है। व्यंजनों का, कौन से व्यंजनों का? जो बिना स्वरों के हल है, हल है व्यंजन है, हल है व्यंजन है, तो ये फिर बहुवचन आ गया, तो अनंतरा हल है, यानी ये बिना स्वरों के व्यंजन, तो ये बहुवचन है। अब ये आपको मान लो यहां पर हलो अंतर है कर देता है,
अंतरह कर देता है, और फिर आपको सही है जिसमें क्या गड़बड़ है। अब ये बारीकी से पता होना अंतरह, क्योंकि हल का विशेषण है अनंतरा, यानी बिना स्वरों वाले हल, हल इसका विशेषण है, तो ये बहुवचन आएगा। फिर इससे भी अपग्रेडेशन 2 साल बाद इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और देख लेना, ये वीडियो मेरा सेव रखना और आपको ये चीजें आगे टेस्टों में मिलेगी। अब हलो अंतरह कर देता हूं, हलो अंतरह संयोग, आप ये को ये भी शुद्ध है भाई, आपको इतना डीप जाके नहीं पता चला अनंतर है कि अंतर है, बस वो एक जैसा से दिखता है, हाँ सही है सर, पर ये भी गलत है, ये अनंतर आएगा। अनंतरा का मतलब बिना, बिना स्वरों के व्यंजन, जैसे मान लिया कहीं पर ये मक्का है, तो इन 2 व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, बीच में स्वर नहीं है। अगर ये क पूरा करते तो इसमें बीच में स्वर का व्यवधान आ गया, क और फिर आगे है आ, और फिर है क और आगे है आ, तो ये इसका के बीच में आ गया, तो ये कहता अजभिर अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा से हो, अचों के व्यवधान से रहित व्यंजन की। तो मेरा कुल मिला के चाहे आप जिस मर्जी सब्जेक्ट से दो, इस तरीके से आपको क्या वो 2022 वाला रिकॉर्डेड वीडियो बता सकता है? नहीं बताएगा। क्या वो बुक बता सकती है? बुक में सब लिखा हुआ है, पर आप पढ़ो भी तो उसको। पर ये जब चीजें कोई आपको अनुभवी अध्यापक ही बता सकता है, तो ये जो पॉइंट हमने रखा, विषय वस्तु जो आपकी है उसको तैयार कौन कराए और तैयार कौन करे और कैसे करे, ये सारी चीजें सिलेबस आपको लगता होगा छोटा सा कर दिया अब तो जी, अरे एक चीज को पढ़ाने में 40 मिनट लग रहे हैं, एक चीज को बताने में, वो छोटा नहीं है, वो बहुत डीप है। तो विद्यार्थी आपको इस लेवल तक जाकर आपको क्लियर करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, यहां तक आपको इस तरह डीप जाके गहराई तक था तक पहुंचना पड़ेगा, तो तब जाके आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे। दूसरा, और 90 तक कैसे पहुंचोगे, स्टेट में 90 चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा शिक्षार्थी है, ध्यान दीजिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागे विद्यार्थी न पंचलक्षण, विद्यार्थी के वैसे थोड़े बताए गए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागे, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। अब आप कहोगे जी अब कौवे जैसी चेष्टा कहाँ रह गई, उम्र 35 साल है, आपको कौवे जैसी चेष्टा की पड़ी है, यहाँ तो दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। स्वान निद्रा कहते यहाँ तो जी अलार्म से आंखें नहीं खुलती, आप कहते कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, वो विद्यार्थी काल में होता था। विद्यार्थी बात सही है, हमारे पास जब समस्या आती है तो वो कोई चीज एक्सक्यूज नहीं मानती, ठीक है, आपको उसी विद्यार्थी काल में जाना पड़ेगा। आपको जी क्यों जाएं, जब विद्यार्थी काल बीत गया तो सुनिए, उस विद्यार्थी काल में कहीं न कहीं हमारी कमियां रही हैं, आप अच्छे से पढ़े नहीं हैं, हमने वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी, तो उसकी प्रतिपूर्ति कहीं तो करनी पड़ेगी आपको। अगर वहां सब कुछ होता तो बात ही खत्म थी, फिर क्या था। फिर ये कहोगे जी कैसे करें, आपने तो बड़ा आसानी से कह दिया। संस्कृत पढ़ाने वाले कितने कॉलेजेस में प्रोफेसर है, कितने स्कूल में लेक्चरर है, 10वीं तक हमने पढ़ते 10वीं तक जो मैथ का टीचर होता बहुत गजब का मैथ जानता, परंतु 10वीं तक जो संस्कृत पढ़ा उसको संस्कृत इतना ज्यादा सिलेबस नहीं लगता, 12वीं तक भी नहीं लगता, और पूछा जाता है अरे वाह, रामायण महाभारत पुराण और वेदों के मंत्रों के मंत्रांश देके, अब वो चीज 10वीं 12वीं तक कहाँ है। उसके बाद कहीं पर कोई अच्छे प्रोफेसर मिले, कहीं नहीं मिले, कहीं डिस्टेंस से, कहीं पत्राचार से, तो कहीं रेगुलर, कहीं इस तरीके से उलझ गए, तो कहीं ना कहीं कसूर आपका भी नहीं है। तो यहाँ पर ये विषय वस्तु मैंने सारा बता दिया कि किस तरीके से तैयारी करनी है और कितना डीप जाके करना, और इसको केवल और केवल ये जो अध्यापक है, और ये बहुत ज्यादा अनुभवी होना बेहद जरूरी है। अनुभवी, पता चला 4 बार टेस्ट दिया, 5 बार टेस्ट दिया, 5-6 साल उसमें निकल गए, एज निकल गई, रह गए, फिर तो फायदा क्या लगा, ठीक ना। तो यहां पर इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा हमेशा अपना अनुभवी गुरु चुनिए जिससे आप प्रश्न के उत्तर ले सको,
अच्छा, इसमें आजकल एक और खेल चल रहा है ये ऑनलाइन में, मैं दोनों पक्ष विपक्ष जहां भी आपको दिखते आ रही बिल्कुल एक्चुअल और फैक्चुअल बता रहा हूं। उसमें ये सारी चीजें जो है वो तथ्यात्मक है, कोई दिवास्वप्न नहीं है। अध्यापक आजकल क्या है कि जी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। सुनिए मेरी बात, अब मान लिया मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, अब मुझे पता मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं अपना नॉलेज क्यों अपग्रेड करूंगा? जितना मैंने पढ़ रखा अपना, ठीक है बस। और कोई जरूरी नहीं होती कि मैं जो विषय वस्तु उसका मतलब बिल्कुल प्रगाढ़ता के साथ आपके साथ रखूं। कहने को ऑनलाइन है पर मुझे पूछने वाला तो कोई नहीं है। अगर मैं आपके सामने, आप तुरंत माइक ऑन करके पूछते हो कि सर ये चीज आपने कैसे बताई, एक बार इससे रिलेट करके बताना। अच्छा, तर्क संग्रह में इसके बारे में क्या कहा गया वो बताना। अच्छा जी, मतलब संयोग, तर्क संग्रह में भी एक शब्द आया संयोग। अब तर्क संग्रह कभी पढ़ा हो, कभी पता चले, फिर दोस्त वहां कहाँ आ गया संयोग? वहां संबंध दो प्रकार के बताए, अयुत्सिद और युत्सिद, तो वहां पर एक संयोग संबंध भी है। तो अगर आपको वो चीजें अब वो आपके माइंड में रहेगी कि संयोग हमने तो तर्क संग्रह में पढ़ा था इस तरह का, ये कहां से आ गया, और वो डाउट आपके दिलो दिमाग में डाउट ही बना रहा, तो ना तो आपको तर्क संग्रह का पता चला, यहां ना पता चला, ये पेपर में आ गया, नंबर कट गया। तो आपको यहां पे ये जो है ये ऐसा चाहिए कि जब मर्जी आप अपने डाउट उनसे बिल्कुल आमने सामने पूछ सको। हाँ, ऑनलाइन का इतना तो फायदा मैं मानता हूं, जैसे गूगल मीट पे क्लास चलिए, आप कैमरा ऑन कीजिए, टीचर के सामने बिल्कुल आप दिखाई दोगे और उनसे पूछो कि ये चीज कैसे हुई जी, और आपने कैसे बता दी। अब कोई मैसेज करता है कि जी मैसेज कर देंगे, उनका डाउट्स दे देंगे, अरे मैसेज जिसका डाउट मुझे आता होगा मैं मैसेज पढ़ूंगा, जो मुझे आता ही नहीं होगा मैं क्यों पढ़ूंगा मैसेज उसको, ठीक ना। और बाद में आपको डाउट क्लियर कराना वो कहीं ना कहीं गूगल से सर्च वर्च करके। तो कुल मिला के बड़ा खेल है ये, आपको सारे झमेले से बचते हुए 100 का जोड़ 1 है, ये आपका अनुभवी होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। आपको जी कैसे पता चले कि वो अनुभवी है कि कैसा है? वो आप 20 क्वेश्चन पूछ लो, ठीक ना, जो 20 में से 15 के जवाब दे दे तो समझ लो ना अनुभवी है। अगर पता चले कि जवाब ही 2 3 4 5 के भी नहीं आ रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर कई यहां पर अपने सब्जेक्ट के पारंगत होते हैं, परंतु ये कैसे टेस्ट आएगा, वो कैसे इंप्लीमेंट कराएं उसको, कैसे, वहां पर अनुभव नहीं होता। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आप करोगे। तो ये तो चीजें हो गई कि आप अपने चुनाव कैसे करें। अब परीक्षा जो आती है आपको 90 नंबर लेने होते हैं। 90, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हो, जो 30 नंबर का मनोविज्ञान आता ना, मनोविज्ञान, बड़ी बहुत बढ़िया और उच्च बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो बीच में 90 और 60 नंबर बीच में रह गए 60। अब ये जो 60 नंबर है, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके, रीजनिंग और मैथ, ठीक है जी, 30 30 60। अब आप क्या करते हो, ये कटु सत्य है, जितना टाइम इसको देते हो और इनको देते हो उतना ही, और कई बार तो उससे भी ज्यादा, इस 30 नंबर। अरे मनोविज्ञान बहुत बड़ा है और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, और ये 30 नंबर की साइकोलॉजी आपके आगे नहीं पूछी जाती, केवल एस्टेट में काम आती है। आपने क्या किया, इस पे इतना ज्यादा जोर दे दिया कि ये जो टॉपिक है ये कमजोर पड़ गए। अब भाई 30 में से आप 30 ही तो ला सकते हो, 90 थोड़ी ला सकते हो। यहां से आपको चाहिए कि चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, पंजाबी है, आप इस पे फोकस करो, यहां मेहनत करो, क्योंकि यहां से एक तो नंबर आपको अच्छे आ रहे हैं। इतनी मेहनत में यहां पर 30, इतनी मेहनत में यहां पर 60, तो कहीं ना कहीं ये पलड़ा भारी आप इस पे किए। फिर दूसरा, मान लिया आपका एस्टेट पास हो गया, आप आगे तुरंत किसी न किसी परीक्षा के लिए जाओगे, सिलेक्शन के लिए, जॉब के लिए, तो वहां पर ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, और हिंदी को अपनी बेहतर बनाओ। हिंदी का हमारे यूट्यूब पे पूरे कोर्स का कोर्स पड़ा है, ठीक ना। हिंदी को आप अपनी बेहतर बनाइए,
ठीक है। और फिर ये जो हरियाणा जी के है और रीजनिंग मैथ्स है, इन पे मेहनत कीजिए, क्योंकि डीएसएसबी में जाओगे तो हरियाणा जी के को छोड़ के रीजनिंग मैथ्स वहां भी आएंगे, जाओगे तो इंग्लिश हिंदी वहां भी है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये आपको बहुत बेहतर बना रहा, ये बहुत बेहतर बना रहा। तो यहां मेहनत कीजिए आप। इसमें मान लिया आपके 30 में से 20 भी आ गए या 15 भी आ गए, तो 15 का लॉस कोई ज्यादा नहीं। इनमें जो लॉस है वो लॉस भी है और आपको फिर दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा वो। तो आप यहां पे मेहनत कीजिए, इस पे टाइम ज्यादा मत दीजिए, इस पे जितना आप आसानी से कर सकते हैं वो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई टॉपिक गलत है या ज्यादा अच्छा या कम अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं। परंतु हमारी जो परीक्षा की एक तैयारी बनती है उसके अकॉर्डिंग ही करें तो बेहतर रहता है। और ये आपका सब्जेक्ट आपको सपोज करो आगे वो थ्योरिकल पूछ ले, आत्मनिष्ठ प्रश्न पूछ ले, बनाने पूछ ले, तो भाषा वालों के लिए हिंदी वाले तो चलो लिख देंगे, संस्कृत वालों को थोड़ा टफ पड़ता। अब यहाँ मेहनत की हो तो आसानी से आपका टॉपिक बन जाता, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर आगे चल के इंटरव्यू हो जाए साक्षात्कार के लिए, इसी में से वो चीजें पूछेगा। तो यहां से इस तरीके से आप चीजों को कीजिए। अब ओवरऑल तैयारी जो बन गई आपकी, आपको 60 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर की हिंदी तैयार कीजिए, सभी तैयार कीजिए, आगे परीक्षा में जाओगे, ठीक है ना। और 30 नंबर का जो आपका हरियाणा जी के रीजनिंग मैथ वो कीजिए। और फिर आपका जो 15 नंबर का इंग्लिश है उसमें भी हाथ साफ कीजिए। संस्कृत वाले थोड़े मैथ्स इंग्लिश में कमजोर होते हैं। कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट जो ये संस्कृत है, यहां आपको कहीं ना कहीं विशारद होते हो आप यहाँ पे, तो बाकी सब्जेक्ट में ऐसे सबका होता है। अब मैथ्स इंग्लिश वाला वो कहीं ना कहीं एसएसटी में थोड़ा वीक पड़ता है, एसएसटी वाला वो दूसरे सब्जेक्ट, वो तो सब्जेक्ट सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो हम सारे के पारंगत थोड़ी हो सकते हैं, अपने विषय में हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे, और इन चीजों में आप इसको बहुत बढ़िया से कीजिए। हिंदी आप आराम से कर सकते हो, संस्कृत वालों के संदर्भ में पूछो तो इसको आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से पुराने पेपर उठा लीजिए, कोई बुक लीजिए, ये क्लियर कर सकते हो मामला आप, ठीक है। ये इन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है, और वो कीजिए। और दूसरा एक चीज लास्ट अंतिम रख रहा हूं, जो अध्यापक अपना टॉपिक खुद पढ़ा रहा है वहां से पढ़िए, वो कहीं ना कहीं आपको प्लस मिलेगा, कहीं ना कहीं प्लस मिलेगा। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे सपोज करो किसी ने सेंटर खोला हुआ है और उसके यहां कोई हिंदी पढ़ाता है, तो हिंदी इतनी, क्योंकि उसको तो अपना ज्ञान अपने आप को प्रूव करना है। यदि वो 10 दिन में हिंदी पढ़ा के चला जाएगा तो उसको सेंटर पे रखेगा कौन? वो इतनी हिंदी पढ़ा देते हैं आपको बहुत ज्यादा, इतना मैथ्स पढ़ा देते हैं आपको बहुत ज्यादा, 10 नंबर के लिए इतना हरियाणा जी के पढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, ये टॉपिक इतने लेंथी बना देते हैं। जबकि इनमें या तो आप शॉर्ट कीजिए या कहीं से ऐसी जगह से पढ़िए जो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा दे आपको, ठीक है। ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, नॉलेज हो रहा है, सब कुछ है, परंतु उस ज्यादा के चक्कर में वो कम स्कोर आपका हो नहीं पाता अच्छी तरीके से। तो ऐसी जगह से आप तैयारी कीजिए कि जहां से बिल्कुल वो अपने अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहीं से हरियाणा जी के मान लिया वो पढ़ा रहे हैं किसी उस पर, और ये भी पढ़ा रहे, वो दूसरे टीचर वो पढ़ा रहे, वो इतना ज़्यादा पढ़ा जाते हैं, 6 महीने तक हरियाणा जी के चलता रहता है उनका, क्योंकि उनको दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाना, और 6 महीने तक वो हरियाणा जी के, और ये इतने टॉपिक हो जाते फिर ज़्यादा हो जाते। तो ये चीज़ें अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, और एक दूसरा वो ना वहनिना दीप्तो गृहे किमु कूप खननम, जब आग से घर जल जाए फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। आप क्या करते हो, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तब घर से निकलते हो तैयारी के लिए, बिल्कुल गलत तरीका। विशेषकर संस्कृत वाले तो अगर आपको 2026 में टेस्ट देना है ना, तो 2025 केवल और केवल अपनी तैयारी के लिए लगाइए, नॉलेज के लिए लगा, यहां पर अपना पूरा सिलेबस बढ़िया से कीजिए, और 2026 में हम 2026 में भी जब बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा तब घर से निकलते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और ताउम्र पूरी जिंदगी विद्यार्थी बने रही,
पढ़ते रहिए, अध्यापक भी लग जाओगे, टेस्ट पास भी कर जाओगे, उसके बावजूद भी पढ़ना पढ़ाना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आप एक अध्यापक बनोगे। और अध्यापक हमेशा अपने नॉलेज को, वो अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं वो बढ़ाएगा, तभी विद्यार्थियों को बेहतर कर पाएगा। नमस्कार, शुभ दिन।